किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। श्याम की माधवी, लेखक अजय जुगरान। अपनी ठुड्डी पर नजर बट्टू सा चेचक का एक छोटा सा दाग लिए न तो माधवी बड़की जैसी चतुर थी और न ही छुटकी जैसी सुंदर, पर उसकी आंखों में एक विलक्षण चमक थी। इस चमक के बावजूद उसका बीच की होने ने उसे मंझली ही नहीं त्रिशंकु भी बना दिया। वो दोनों बहनों द्वारा शोषित और प्रताड़ित की गई केवल इसलिए कि उनकी तुलना में उसका रंग गहरा गेहुआ और ढंग गंभीर था। इस कारण हालांकि तीनों बहनों की शक्ल और विशेषकर आंखों का रंग अपनी मां की बिल्ली जैसी आंखों से मिलता था, वो अकेली कुछ अलग बुझी बुझी सी दिखती। उसके साथ एक जुड़वां भाई भी पैदा हुआ। उन दोनों को जनने में मां का प्रसव बड़ा कठिन रहा और वो मरते मरते बची। एक पंडित के ये बताने पर कि उसके ग्रह मां की सेहत के लिए भारी थे, मां ने वो बात उसके खिलाफ गांठ बांध ली। कुछ साल बाद स्कूल से आते भीग कर ठंड लग जाने पर कुछ दिन खांसी जुकाम के चलते दोनों जुड़वां एक रात एक ही दवाई खाकर सोए, लेकिन वो भाई फिर कभी किसी सुबह उठा ही नहीं। माधवी के इस दुर्भाग्य को कई गुना बढ़ाते हुए एक तो ऐसे समय पर उसके पिता टूर पर थे, तो दूसरे उसी मोटे पंडित ने एक बार फिर मां को बताया कि उसके ग्रह अपने भाई के जीवन के लिए भी भारी थे। इस पर माधवी बहुत रोई, लेकिन पुत्र रत्न के खोते ही स्वयं उसके ग्रहों के भार से तथाकथित रूप से पीड़ित मां ने उसे स्कूल से निकाल घर के कामों में झोंक दिया। फिल्मी सौतेली माओं से भी बदतर उसकी मां ने उसके बचपन को चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा आदि में लगा उसके भारी ग्रहों को उस पर ही अति भारी कर दिया। एक दिन जब पिता टूर से लौटे तो उसके नन्हे हाथों की कोमलता खोजते रो पड़े। उन्होंने बड़की और छुटकी को बुलाकर डांटा और उन्हें अपनी बहन के साथ काम में हाथ बटाने को कहा। ये जानते हुए कि पिता कुछ ही दिनों में फिर टूर पर निकल जाएंगे, उन दोनों ने उन्हें झूठा विश्वास दिला अपनी धृष्टता के स्रोत से आंखों ही आंखों में बात की। उसी दिन जब खाने के बाद माधवी ने पिता के हाथ धुलवाए तो उन्होंने चुपके से उसके कानों में दाल में नमक डालने की सलाह दी। वे अपनी तानाशाही पत्नी की क्रूरता से परिचित थे, इसलिए फीकी दाल में ही खाना खा गए। जो वो नमक मांगते तो पीठ पीछे न जाने क्या हाल करती वो माधवी का। उनके रहते उसे कुछ राहत मिलती, लेकिन 60-70 के उस कठिन आर्थिक दशक में परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें अक्सर टूर पर जाना ही पड़ता और माधवी का जीवित नर्क उनकी अनुपस्थिति में लौट उसे यातना पर यातना देता। इस सब को चुपचाप सहकर उसने चोरी छिपे अपनी निष्ठुर बहनों की किताबें पढ़ना जारी रखा। उसे ये एहसास था कि संभवतः उसकी मां अनपढ़ होने के कारण ही सदा असुरक्षित महसूस करने की प्रतिक्रिया में आक्रामक हो लोगों को दबाए रखने या उनसे कुटिलता से काम निकालने की जुगत करती रहती थी। समय बीता और माधवी ने सयानेपन में कदम रखा। इस बीच बड़की ने घर से भागकर अपने एक रईस किंतु बेडौल सहपाठी से शादी कर ली और फिर अकस्मात ही पिताजी हार्ट अटैक से चले गए, मानो किसी अपशकुन से येन केन प्रकारेण छुटकारा पाने की जल्दी हो। अपनी निकटतम छवि 10वीं फेल छुटकी के दहेज के लिए पैसे बचाने की कयास में मां ने माधवी से बिना कुछ पूछे उसकी सगाई मात्र 11 रुपये की तिलक पिठाई लगा एक कमरे का किराया देने को भी संघर्षरत अपने गरीब प्रशिक्षु अध्यापक किराएदार श्याम से कर दी। अपने चमकते चौड़े माथे पर गिलहरी सी 2 राम रेखाओं और बड़े कानों वाला भद्र मेहनती पिताजी का प्रिय श्याम बच्चों और अपने सहपाठियों को ट्यूशन पढ़ा बमुश्किल अपना जीवन यापन करता। उसका व्यक्तित्व और कृतित्व तपी ओजस्वी, उसे शब्द पर पूर्ण अधिकार
और उसकी वाणी में करुणा, पांडित्य और अनुशासन सगुण साकार होते। हर रोज श्रृंगार कर बैठती छुटकी को उसकी मानसिक क्षमता और इच्छा विरुद्ध ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते श्याम को सीधी सादी माधवी के स्वशिक्षा प्रयत्नों और उसकी अतृप्त जिज्ञासा में छिपी मेधा का ऐसा बोध हुआ कि एक अनकहा प्रेम उसके हृदय में पलने लगा। ये भांपकर मां ने माधवी से शादी कर उसे संग ले जाने के लिए उसके समक्ष बीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की शर्त रखी, जो उसने मान ली। श्याम के अत्यंत अभाव में अपने गांव में लालटेन दिए मोमबत्ती या सड़क पर लैंप पोस्ट के उजाले में पढ़ वजीफा पाने की प्रशंसनीय बात छोड़ माधवी को उसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। मां ने उसे ये भी नहीं बताया कि श्याम के उत्तरकाशी से वजीफे पर देहरादून में अध्यापिकी के प्रशिक्षण में प्रवेश लेने से पहले ही उसकी सौतेली मां ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी सगाई अपने गांव में पड़ोस की एक कम उम्र की अनपढ़ लड़की से कर दी थी। इस सगाई से श्याम की मां की मंशा ये थी कि उसके पीठ पीछे उन्हें पहाड़ में अपने घर खेतों में बेगार करने को एक दासी मिल जाए और श्याम भी उसके पास लौटने को बाध्य हो जाए। अपनी मां के किए छल में अपनी भागीदारी पर ग्लानि से भरे श्याम ने ठीक इसके विपरीत देहरादून पहुंचते ही उस लड़की के पिता को रोते हुए पत्र लिख बताया कि वो किसी भी अवयस्क से सगाई विवाह के विरुद्ध था और वो केवल इस कारण उनकी अबोध बेटी से अपनी सगाई नहीं रोक पाया क्योंकि वो आगे पढ़ने के लिए अपनी चालाक मां के चंगुल से निकल भागने का अवसर नहीं खोना चाहता था। उसने उनसे ये निवेदन किया कि वे अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं और उसके हितों की रक्षा करें। अंत में उसने क्षमा मांगते हुए लिखा कि वो अपने उपरोक्त निवेदन की पूर्ति और सगाई में हुए उनके खर्चे आदि के मुआवजे में अपनी कमाई से उन्हें कुछ पैसे मनी ऑर्डर से भेजेगा। खैर, श्याम ने शीघ्र ही बीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर सरकारी नौकरियों के लिए कई आवेदन भर डाले। अपनी मां की प्रताड़नाओं से मुक्त होने के लिए तड़प रही माधवी ने अपने से 5 साल बड़े और कहीं लंबे श्याम को मन ही मन पति रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा शिक्षित पति मिल जाने की खुशी में उसने अपनी बहनों की बेकदरी की शिकार सभी भाषा और कला विज्ञान की किताबें बारंबार पन्ने पन्नों चाट डालीं। वो किसी भी स्थिति में अपनी मां बहनों से पिंड छुड़ाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। श्याम की मेहनत और माधवी की उसकी शीघ्र सरकारी नौकरी लग जाने की हार्दिक प्रार्थनाओं ने भगवान के कान खोल दिए। श्याम को दूर देश कलकत्ता में सहायक हिंदी अध्यापक की नौकरी के फाइनल साक्षात्कार हेतु पहुंचने के लिए सूचना मिली तो इस डर से कहीं लड़का हाथ से न निकल जाए मां ने आनन फानन में श्याम और माधवी की शादी एक आर्य समाज मंदिर में बिल्कुल सरल साधारण सस्ते तरीके से करवाकर ही श्याम को अकेले कलकत्ता जाने दिया। श्याम को वो नौकरी मिल गई और उसने उसे वहीं ज्वाइन करने की सूचना भेजी। एक बार फिर छुटकी के दहेज के लिए पैसे बचाने की जुगत में मां ने श्याम की अनुपस्थिति में ही माधवी का गौना कर उस स्वप्निल को उसके जीवन की प्रथम रेल यात्रा में अकेले ही एक बक्से आधा दर्जन अधपके केलों और आलू पूरी भरे टिफिन के साथ कलकत्ता के लिए रुखसत किया। उस बक्से में 2 साड़ियां, कुछ श्रृंगार का सामान और उसके अपने सिले 4 कपड़े, उसके अपने पिसे मसाले, उसके अपने बनाए अचार, 5 किलो बासमती चावल, एक पुरानी सिलाई की मशीन और रसोई के कुछ बर्तन थे। माधवी ने उस बक्से को अपनी बर्थ के नीचे खिसका, उसे चेन से एक पाए पर बांध रह रहकर बार बार लगभग हर स्टेशन पर चेक किया। एक स्टेशन पर उसने बड़ी हिम्मत कर पास लगी रेड़ी से पतियों को रिझाने के उपाय नामक पुस्तक खरीदी और उसे बड़े चाव से पढ़ कुछ रूमानी योजनाएं बनाईं।
माधवी के संभावित आगमन के विषय में केवल कुछ घंटों पहले ही तार से सूचना पा 1 महीने पहले ही नौकरी लगा श्याम सुबह सुबह अपनी पड़ोसन के साथ थोड़े तनाव में स्टेशन पहुंचा। 2 घंटे इंतजार करने के बाद पता चला कि माधवी की ट्रेन अभी और देरी से चल रही है। इस पर पड़ोसन से सलाह कर और उसके इस आश्वासन पर कि वो वहीं रह माधवी का इंतजार कर उसे घर ले आएगी, वो 40 किलोमीटर दूर अपने स्कूल प्राध्यापक से 2 दिन की छुट्टी का निवेदन करने निकल पड़ा। पूरब में सूरज जल्दी निकलता सो जल्दी ढलता है। गोधूली की घटती रोशनी में घरों में बिजली के पीले बल्ब ऑन होने से पहले श्याम अपना धड़कता दिल और रजनीगंधा के फूलों का एक गुच्छा लिए अपने घर की ओर चला। घर में माधवी ने उसके लिए कुछ छोटे कटे आलू प्याज वाली लटर पटर हल्की रस भरी तोरी की सब्जी, भुनी दरदरी पिसी सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, जीरे और अलग से पिसी काली सरसों और चुटकी भर काले नमक, हल्दी, हींग भरे सरसों के तेल में रचा लाल बड़ी मिर्च का नींबू वाला तीखा अचार गरम बासमती चावल के साथ उसके लिए खाने को बड़े करीने से सजाया और स्वयं स्नान श्रृंगार को गई। घर की ड्योढ़ी पर पहुंच श्याम को इस बात से बड़ी खुशी मिली कि आज उसके घर का दरवाजा बंद नहीं था और उससे बासमती की सुहानी खुशबू आ रही थी। वो बड़े सधे कदमों से बैठक में प्रविष्ट हुआ तो रजनीगंधा की खुशबू भी वहां तैरने लगी। उसने आवाज लगाई, माधवी, तुम कहाँ हो माधवी? मैं आ गया हूं। जी मैं यहां हूं, आप मुझे खोजिए। बेडरूम के पर्दों पीछे छिपी माधवी ने अपने सबसे शोख तरीके से कहा। श्याम उसकी आवाज की दिशा में मुड़ नपे तुले 7 कदम चल एक हाथ आगे फैलाकर बेडरूम में पहुंचा तो गुलाब की भीनी भीनी सुगंध उसके नथुनों में भर गई। उसने पलंग का हत्था पकड़ फिर आवाज लगाई, मैं आ गया हूं माधवी, तुम कहाँ हो? जी मैं यहां हूं, आपकी पुकार ने मुझे खोज लिया। बेडरूम के पर्दों पीछे से एक सजी नर्तकी की भाव भंगिमा लिए बाहर निकल माधवी ने कहा और मुस्कुराकर अपनी बाहें एक आमंत्रण में फैला दीं। उसकी आवाज की दिशा में श्याम ने रजनीगंधा का गुच्छा बढ़ाकर कहा, लगता है तुम्हें गुलाब का इत्र पसंद है, पर लो, मैं तो आज तुम्हारे लिए केवल ये रजनीगंधा ही ला पाया। ये देख सुन उससे 2 हाथ दूर खड़ी माधवी ने सकपकाकर अपनी नर्तकी वाली भावभंगिमा छोड़ एक बार बिस्तर पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियों को देखा और रजनीगंधा का गुच्छा पकड़ने श्याम की ओर बढ़ी। गुच्छे के इस ओर उस पर माधवी के स्पर्श का आभास होते ही श्याम ने उसे छोड़ दिया, पर माधवी अभी उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाई थी। वो गुच्छा बिस्तर के कोने पर गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर गिरा और उनमें से कुछ तितलियों सी उड़ फर्श पर बैठ गईं। फिर जो विचित्र सी शांति छाई उसे माधवी ने सकुचाते हुए ये कहकर भंग किया, आप श्याम, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं क्या? इस पर श्याम का माथा झुक गया और वो बोला, माधवी, मैंने तुम्हारा हाथ मांगने से पहले तुम्हारी मां को 2-3 बार साफ साफ बताया था कि पिछले कुछ सालों से मैं सिर्फ दिन के भरे उजाले में ही ठीक से देख पाता हूं। आपने मेरा हाथ मांगा या मां ने आपकी गरीबी का लाभ उठाया? क्या कहा अपने मां को? नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूं कि वो तुमसे पूछकर बताएं कि क्या मेरे दृष्टि दोष के बावजूद तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। माधवी ने एक उपन्यास में पढ़ा था कि चाहत और प्रेम उनके विषय को सुंदर बना देते हैं। श्याम की बातों से उसे लगा कि उसकी ठुड्डी पर वो चेचक का दाग एक सौंदर्य तिल बन खिल उठा। उसका अंतर्मन कमल पर पड़ी ओस से भी कोमलतर हो उसकी आंखों में उभर आया और उसने श्याम का हाथ पकड़ उसे पास बैठाकर कहा, श्याम, मां ने मुझसे न कुछ पूछा न मुझे कुछ बताया, पर अगर आप मुझे अपना दृष्टि दोष बताकर भी पूछते तो मेरा उत्तर हां ही होता।
क्या? लेकिन क्यों? मैं पढ़ नहीं पाई श्याम, लेकिन मुझे एक शिक्षित पति की चाह थी। आप जैसा भद्र, मेहनती और मेधावी व्यक्ति, जिसके मन की आंखें शिक्षा और ज्ञान से खुली हों, वो जीवन के हर अंधेरे को चीर सकता है। मुझे दिन या रात आपकी आंखें बनने में सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये कह माधवी ने श्याम के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। पल में श्याम ने उसका चेहरा अपने थोड़ा तपे, कुछ कांपते हाथों में ले उसके माथे को चूम कर कहा, तुम्हारे शिक्षा पाने के प्रयत्नों और जिज्ञासा के बोध ने ही मुझे तुम्हारे प्रेम में बांधा। मैं तुम्हें पति का प्रेम तो दूंगा ही माधवी, पर मैं तुम्हारा अध्यापक बन तुम्हारी गौण मेधा मुखर करा तुम्हें वो सम्मान भी दिलाऊंगा जिसकी तुम अपने गुणों से हकदार हो। इन नए वचनों के साथ इधर हौले हौले स्पर्शों की अग्नि श्याम और माधवी के फेरे कर उनके तन मन को हिलोरे खिलाने लगी, तो उधर मेज पर स्वाद से सराबोर तोरी की सब्जी, लाल मिर्च का अचार और गर्म खुशबूदार बासमती चावल उनके इंतजार में आतुर हो गए। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी कहानी शाम की माधवी, जिसका वाचन किया था अतुल विश्नोई ने। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से, कुछ कहानी।